नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ जस्ट हिंदी। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान गीत उदय सैनी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ ये प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। मणिपुर 3 मई से भीषण जातीय हिंसा से लगातार जूझ रहा है। सरकार का एक भी कदम यहां सही साबित नहीं हो पाया है। बीते 1 महीने से ज्यादा समय से आप कह लीजिए मैतई और कुकी समुदाय के बीच चल रही हिंसा के बीच खैमनलोक इलाके में जैसे फिर से हिंसा का दौर दिखना शुरू हो गया है। ये इलाका कुकी बहुल्य कांगपोकपी की सीमा के करीब है, जो इम्फाल पूर्व से लगा हुआ है, जहां इस समुदाय की अच्छी पकड़ है। ऐसे में शांति बहाल करने की स्थिति को लेकर सुरक्षा बलों की हालत उस छेद वाली नाव से पानी हटाने जैसी हो गई है, जिसमें से जितना पानी निकाला जाता है उससे दोगुनी गति से उसमें पानी फिर भर जाता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कुछ वजह हैं। हालांकि सबसे बड़ी वजह यह भी कही जा रही है कि स्थानीय लोगों को केंद्र द्वारा भेजे गए सुरक्षा बलों पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि दोनों ही समुदाय से संबंध रखने वाले मणिपुर के पुलिसकर्मी अपने अपने समुदाय के लिए सहानुभूति का भाव रखते हैं। इस वजह से सूचना को पहुंचने में वक्त लग जाता है। खैर, ये तो स्ट्रेट टॉक में हमारे आज के सब्जेक्ट का पहला पहलू है। मणिपुर अब भी जल रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि मामूली मरहम पट्टी से कुछ होने वाला नहीं। हम मणिपुर की हालिया घटना की जब बात करते हैं तो ये हालिया घटना हमें ये दिखाती है कि राज्य जल्द ही नस्लीय युद्ध के नजदीक जाने वाला है। केंद्रीय बलों को भेजने से संकट नहीं टलेगा। राजनीति पूरी तरह से चरमरा चुकी है और सरकार पर भी भरोसा कमजोर हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी राजनीतिक साख का इस्तेमाल कर कुकी और मैतई से बातचीत करनी ही होगी। इस वक्त आप मेरे साथ टेलीविजन स्क्रीन पर ये ताजा तस्वीरें देख रहे हैं, जो मणिपुर के ताजा हालातों से आपको रूबरू करवा रही हैं। राजधानी इम्फाल समेत समूचे प्रदेश में जिस भयानक तरीके से सैकड़ों घरों को जलाया गया, वहां का नजारा किसी युद्ध क्षेत्र जैसा दिखाई पड़ता है। राज्य में इस वक्त कर्फ्यू है, इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। हिंसा रोकने के लिए 40,000 से अधिक सेना और सुरक्षा बलों को डिप्लॉय किया गया है। हिंसा का ताजा मामला राजधानी इम्फाल के न्यू चकौन इलाके का है। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों में भी दिखता है कि दमकल कर्मी जलते हुए घर को बुझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। RAF यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान एक संकरी गली में प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह पर आंसू गैस के गोले दागते रहे हैं। बता दें कि मणिपुर में बीते बुधवार को भी हिंसा हुई और इस दौरान 9 लोगों की मौत हुई, 10 लोग घायल हुए हैं और अब तक पिछले 1 महीने की जब हम बात करते हैं तो 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इस हिंसा में। इम्फाल के खैमनलोक इलाके में हिंसा भड़क गई है और ईस्ट के एसपी शिवकांत सिंह बताते हैं कि घटना में घायल हुए लोगों का इलाज लगातार चल रहा है। मरने वालों में 1 महिला और 8 पुरुष थे। इस दौरान इम्फाल में मणिपुर की एकमात्र महिला मंत्री के आधिकारिक घर में भी आग लगा दी गई। राज्य के उद्योग मंत्री नेमचा किपगेन इस हमले के वक्त घर पर मौजूद नहीं थी और इस घटना के बाद राज्य में इंटरनेट सेवा पर लगे प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया। इतना ही नहीं, बताया भी गया कि राज्य में पिछले कुछ शांति के बाद फिर से हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं। तो ये जो ताजा तस्वीरें हैं मणिपुर की, ये हमें डराती हैं। इस बीच हम आपको यहां के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर राजकुमार रंजन सिंह, उनका मणिपुर के लॉ एंड ऑर्डर को क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। With prayer I construct the house, but if someone is try to vandalize and demolish, I feel shocked, and I never expect such kind of attitudes and activities from my fellow the citizens of the state. Yesterday it was in the late night, about 10:30, and everything is normal. Suddenly crowds of people came and attacked, I was told. Then even the house is fired. The
fire brigades cannot enter the area, the people block it. I do not know why, for what reason they are attacking to me. There is no reason. In all the process, I am preparing to bring the peace, negotiating the central, my senior ministers and colleagues to bring the normalcy in the state. And in the meanwhile, this kind of unwanted incident has happened. The law and order condition in the state of Manipur is totally failure. The existing government could not maintain this, despite the central government has sent a lot of the protections and rapid action force. I do not know how the state mechanism. इतना कहा जा सकता है कि मणिपुर जहां बीते एक महीने से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि सरकार ने अपनी तरफ से जो कुछ भी कदम यहां पर उठाया है वो अभी तक यहां पर सही साबित हो ही नहीं रहा है। एक महीने से ज्यादा समय से मैतई और कुकी समुदाय के बीच चल रही हिंसा के बीच खेमनलोक इलाके में फिर से हिंसा का ये दौर देखा गया। सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कहीं ये तो नहीं कि स्थानीय लोगों को केंद्र द्वारा भेजे गए सुरक्षा दलों पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा? क्या दोनों ही समुदाय से संबंध रखने वाले मणिपुर के पुलिसकर्मी अपने अपने समुदाय के लिए सहानुभूति का भाव रखते हैं? शायद इस वजह से यह स्थिति कंट्रोल में आ ही नहीं रही। कुल मिलाकर ये जितना लगता है ना, उससे कहीं ज्यादा जटिल पेचीदा मामला है ये। और यहां की स्थिति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ साफ तौर पर यही कहते हैं कि मणिपुर पुलिस खुद भी जातीय विभाजन से जूझ रहा है और दोनों ही समुदायों से संबंध रखने वाले पुलिसकर्मी अपने अपने समुदाय के लिए सहानुभूति का भाव रखते हैं और इस वजह से सही और समय पर सूचना पहुंचने में वक्त लग जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या असम के मुख्यमंत्री दोनों समुदायों की नाराजगी को दूर कर राज्य का माहौल शांत कर पाएंगे? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर दौरे के समय सभी पक्षों से बात कर 15 दिनों के भीतर शांति बहाल करने की अपील की, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका असर देखने को मिला नहीं है। अब तो हेमंत बिस्वा को भी भेजा गया, लेकिन बिस्वा क्या स्थिति को कंट्रोल कर पाएंगे? कुछ अहम सवालों के साथ आज के स्ट्रेट टॉक की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन वो सवाल हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं इस वक्त। आज जब बात होगी मणिपुर के खराब होते माहौल की, जिसमें सैकड़ों मौतें, हजारों बेघर हो चुके हैं, इंटरनेट बंद है, वहां के छात्रों में लगातार एक बड़ी मायूसी इस वक्त देखी जा रही है। सवाल यह है कि इस हिंसा और उपद्रव के पीछे है कौन? ये मणिपुर के लोग ही हैं या फिर बाहर से कोई है जो इस माहौल को खराब कर रहा है? मणिपुर संघर्ष का मूल कारण क्या है? आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। आज हम समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि मणिपुर का जो इतिहास है, क्या कहीं उसी ने तो नहीं जला डाला मणिपुर को? मणिपुर हिंसा की वजह क्या राजनीति है? सवाल यह भी है कि क्या मणिपुर की हिंसा उग्रवादी अलगाववादी आंदोलनों में कहीं बदल तो नहीं जाएगी आने वाले वक्त में? आज सेना हर कहीं मणिपुर में दिखाई देती है, ठीक वैसा ही माहौल जैसे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। और वहां पर भी ऐसा है कि ट्रस्ट रिस्टोरेशन एक बात हमेशा कही जाती है और मणिपुर के हालात भी कुछ अब वैसे ही नजर आते हैं। यहां पर विश्वास बहाली की बहुत बड़ी कमी, और ऐसे में अब मणिपुर की सेना की जरूरत तो है ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन सेना के होने के बावजूद भी क्या स्थिति कंट्रोल हो पाई है? शायद नहीं। अभी फिर जो हिंसा की तस्वीरें सामने हमारे आई हैं, वो तो ये नहीं दिखा रही, वो तो हमें ये संकेत नहीं दे रही। इन्हीं सवालों के साथ आज के स्ट्रेट टॉक की शुरुआत तो हो चुकी है। यू आर वॉचिंग प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। सैकड़ों मौतें, हजारों बेघर और इंटरनेट बंद, लगातार मणिपुर का माहौल खराब है। मणिपुर एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां से सुलह का कोई सूत्र जैसे नजर ही नहीं आता है। सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी के बावजूद एक महीने से ज्यादा समय से हिंसा अब तक जारी है। तो क्यों जारी है? आखिर सुधर क्यों नहीं रहा है? हालात सुधर क्यों नहीं रहे हैं? मणिपुर क्यों जल रहा है? इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं।
आइए उनसे आपको रूबरू करवाते हैं और इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। मणिपुर की बात सर, और सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी की हमने बात की है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हिंसा लगातार जारी है। 2 समुदायों की जब हम बात करते हैं, मैतेई और कुकी समुदाय, इन सब के बीच अविश्वास की खाई इतनी ज्यादा गहरी हो चुकी है कि आपसी संवाद की तो जैसे कोई संभावना ही दिखती नहीं। अमित शाह का दौरा हो चुका है, हेमंत बिस्वा भी हैं अभी, लेकिन स्थिति सुधरते हुए दिखाई नहीं देती है। खैर, उस पर तो हम बात करेंगे कि असर इसका अब तक हुआ क्यों नहीं है, लेकिन उससे पहले 3 मई के बाद हालात एकदम खराब और हालात जस के तस हैं। इस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन, मणिपुर क्यों चल रहा है अभी भी? देखिए जी, कहने को तो ये जो पूर्वोत्तर के राज्य 7 स्टेट्स हैं, लेकिन ये ऐसे राज्य हैं जो एक पिता की संतान है, इस प्रकार से संपत्ति में लड़ती है। वही हाथ पूर्वोत्तर के राज्यों का, और यहाँ पर असंख्य जनजातियां, असंख्य उनके हित हैं, बहुत सारे समुदाय हैं, धार्मिक विविधता भी बहुत जबरदस्त तरीके से, प्राकृतिक जो सुंदरता है, लेकिन भौगोलिक कठिनाइयां हैं, उसके साथ ही साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े राज्य है, कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत सारी जटिलताएं हैं। लेकिन जो मणिपुर में जो कुछ हो रहा है और जिस प्रकार से लगातार हो रहा है, वो निसंदेह भारत की आंतरिक सुरक्षा पर बड़ा संकट है, और बड़ा संकट खड़ा होता हुआ भी इसलिए दिख रहा है क्योंकि भारत की जो विविधता में जो लोग विभिन्न जो राज्यों में बसे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि एक राज्य की अशांति से एक राज्य को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि वैसे जैसे मणिपुर के एक छात्र को दिल्ली विश्वविद्यालय में रोका गया, उसे मारा गया, फिर 12 घंटे के कैद करके रोका गया। तो जो लोग हैं बहुत अलग अलग जगह बसे हैं, उनमें इस प्रकार से जो भावना आ रही है वो बहुत ही खतरनाक है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह भी है कि सोशल मीडिया के दौर में जिस प्रकार से प्रचारित किया जाता है कि जो मणिपुर में हो रहा है वह धार्मिक विभेद के कारण हो रहा है, वह सांप्रदायिकता के कारण हो रहा है, या उससे किसी एक समुदाय को नुकसान हो सकता है, दूसरा समुदाय फायदे में है। कुल मिलाकर ये जो चीजें सामने आ रही है, सबसे दुखद स्थिति यह भी है कि जो मणिपुर के मुख्यमंत्री, उन्होंने कुछ दिनों पहले ट्वीट किया, और ट्वीट करते हुए कहा 30 कुकी उग्रवादी या 30 कुकी आतंकवादी मारे गए थे। जब आप सोचिए कि कितनी इररिस्पॉन्सिबल ये टिप्पणी है कि एक राज्य चल रहा है और उस राज्य में जो झगड़े हो रहे हैं वो नागा, कुकी और एक समुदाय के बीच हो रही है, जो कि वहां पर बाहुल्य है। लेकिन आप एक मुख्यमंत्री का मतलब ये होता है कि आप पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पूरे प्रदेश की संप्रभुता की, लोगों की सुरक्षा की, लोगों की शांति सुनिश्चित करें। लेकिन आप ये कह रहे हैं, एक मुद्दा को टारगेट करके कह रहे हैं कि बीच जो है वो की आतंकी मारे गए। मतलब यह साफ है कि यहाँ पर न केवल जो कुछ हो रहा है खतरनाक है, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी ऐसा लग रहा है कि वहां के मुख्यमंत्री नाकाम हो गए हैं, और उनकी नाकामी को यदि पूरा देश झेलेगा तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा हमें आंतरिक सुरक्षा के तौर पर भुगतना पड़ सकता है, और पूर्वोत्तर, समूचे पूर्वोत्तर के लिए खतरनाक हो सकता है। जी कारण फिर हम ये माने कि कारण ऐसे बहुत से हैं जिसके बीचों बीच मणिपुर लगातार सुलग रहा है, चाहे वो राजनीतिक कारण हो, चाहे फिर वो मणिपुर का खुद का अपना इतिहास ही क्यों ना हो। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जो आप सिर्फ मणिपुर राज्य की बात ले लें तो मणिपुर राज्य जो है वो आजादी के 2 साल के बाद, मतलब 1949 में भारत का पार्ट बना, और वहां के जो राजा है उन्होंने देखिए, जब भारत का विभाजन हुआ, या जो 15 अगस्त 1947 की जो कंडीशन थी वो बहुत स्पष्ट थी कि या तो आपको भारत में शामिल होना है, या पाकिस्तान में शामिल होना है, या फिर आपको स्वतंत्र बने रहना है। तो जो मणिपुर के राजा थे उन्होंने भारत में शामिल होने या पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय स्वयं को संवैधानिक राजतंत्र घोषित कर दिया। यह स्थिति खतरनाक थी, और तत्कालीन समय में भारत की जो सरकार है उन्होंने बहुत यह सुनिश्चित किया कि ऐसा नहीं हो कि मणिपुर स्वतंत्र रहे, और इस प्रकार से मणिपुर का भारत में विलय हो गया। जब मणिपुर का भारत में विलय हुआ, उसके बाद वहां की बहुत सारी जनजातियों में यह प्रचारित हुआ कि भारत ने
जबरदस्ती मणिपुर का विलय भारत में किया है। अब इसके बाद क्या हुआ कि वहीं से वहां पर उग्रवाद तो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी हुई चीजें, तो उग्रवाद तो जाहिर सी बात है वहां पर प्रत्येक नागालैंड की जो 75 नागालैंड की खतरनाक मांग होती है वो होने लगी, और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते 1980 के दशक में भारत ने मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ के हम जानते हैं कि वहां पर विशेष सशस्त्र अधिनियम लागू होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद देखिए समस्याएं, भारत एक विविधता पसंद राष्ट्र है, भारत की विविधता हम स्वीकार करते हैं, और सबसे बड़ी बात है तो यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि जो पूर्वोत्तर है वो भारत की सामरिक तौर पर भी उसकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। अब ऐसे में हम ये जानते थे कि मणिपुर अशांत है, हमें ये मालूम है कि वहां पर काका जो कुकी है या नागा है या इन सब से संघर्ष आपस में चलते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ी बात है कि भारत की जो केंद्र सरकार है उन्होंने हमेशा वहां के राज्य सरकारों पर भरोसा करने के बजाय यह सुनिश्चित किया कि कम से कम इन राज्यों की से कोई ऐसा संकट नहीं हो जो देश की सामरिक समस्या सामरिक तौर पर भारत के खतरनाक हो जाए। इस बात पर हमेशा ध्यान दिया गया, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री जो वीरेंद्र है उनकी जो नीतियां हैं उन्होंने राजनीतिक तौर पर अपने आप को देखिए एक संकट और हो गया कि इस दौर में एक संकट यह हो गया है कि जो हमारे नेता है वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, लेकिन जब वो संवैधानिक पद पर आ जाए तब तो कम से कम उनको एक ख्याल होना चाहिए कि वो जो है वो एक राजनीतिक दल के नेता हो सकते हैं, लेकिन किसी प्रदेश का वो नेतृत्व करते हैं। सही कह रहे हैं आप। आई एग्री विद दिस, क्योंकि इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ईमानदारी से अपनी प्रतिबद्धता दिखाने की बेहद जरूरत है, और माना ये गया है और माना ये जा भी रहा है कि अगर सरकार के लोग इस वक्त सही में ईमानदार होते ना तो पहले दिन से ही इस हिंसा को रोका जा सकता था, लेकिन पिछले 1 महीने से यदि हिंसा सुलग रही है, कुछ ठीक नहीं है, तो इसके जिम्मेदार कई हद तक हमारी राजनीतिक पार्टियां भी हैं, हमारी सरकारें भी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पे रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। स्ट्रेट टॉक में जुड़े रहिए हमारे साथ। हालात वहां पर अब भी ठीक नहीं हैं, और आज उस पर तफसील से बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूनी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। ब्रह्मदीप जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की सरकारों की, हमने बात की ऐसे राजनीतिक दलों की जो इस मसले पर अभी सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही कर रहे हैं। ये जो मणिपुर की हालिया घटना है ये तो हमें यही अब दिखा रही है कि आने वाले समय में राज्य जो है ना वो नस्लीय युद्ध के नजदीक जाने वाला है। जैसे हालात हैं वहां पर केंद्रीय बलों को सर हर जगह डिप्लॉय तो कर दिया, लेकिन केंद्रीय बलों को भेजने से संकट क्या टलेगा? नहीं, देखिए अगेन वहां पर बैक ट्रस्ट रिस्टोरेशन की बात आ जाती है, एक विश्वास बहाली, क्योंकि वहां के लोगों को ट्रस्ट नहीं है। जब हम पुलिस की भी बात करते हैं, क्योंकि पुलिस भी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, उनका अपना अपना एक कहे इमोशनल एक जो भाव है ना वो अपने अपने समुदायों के साथ जुड़ा हुआ है। सो कुल मिलाकर जब हम केंद्रीय बलों की भी बात करते हैं, जब हम वहां की पुलिस की भी बात करते हैं, तो ये जिस तरीके से मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उससे संकट क्या टलेगा? देखिए जी, जो जहां तक आंतरिक सुरक्षा का ताल्लुक है तो कहीं पर भी किसी भी लोकतांत्रिक तरीके से जो राज्य में सरकारें काम करती है वहां पर यदि आपको केंद्रीय बलों को या अर्धसैनिक बलों को बुलाना पड़े तो यह कहीं ना कहीं आपकी लोकतांत्रिक सरकार की नाकामी तो होती ही है। लेकिन यदि आप पूर्वोत्तर के बारे में ले लें तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो अर्धसैनिक बल है या जो केंद्रीय बल है उन पर विश्वास का जो संकट है वो कोई पहली बार नहीं है, वो लगातार चलता आ रहा है, क्योंकि वहां की जो विविधता है या वो वहां के जो उग्रवादी संगठन है वो है। लेकिन पिछले विवादों से ये विवाद थोड़ा अलग नजर आता है। विवाद इसलिए नजर आता है क्योंकि इस बार जो पूर्वोत्तर की विविधता है उसको नजरअंदाज करके इस जो झगड़े को, जो जातीय झगड़े हैं या जो जनजातीय झगड़े या जो जमीन के झगड़े हैं, उस जमीन के झगड़ों को सांप्रदायिकता का रूप देने की कोशिश की जा रही है। देखिए बहुत स्पष्ट है कि जो मणिपुर है वहां पर 60 विधायक है, उसमें जो 40 विधायक मैत्री समुदाय के जो कि वहां के बाहुल्य है। अब वो जो बाहुल्य समुदाय है वो ये कहता है कि हम यहाँ पर
जो है हमको जनजाति का दर्जा दिया जाए। ठीक है भैया, क्योंकि 1949 को उनका दावा है कि 1949 के पहले उनको जनजातीय दर्जा था उनका, तो उनका बहाल कर दिया जाए। जी। किसी जाति को जनजाति बनाना या नहीं बनाना यह अदालतों का काम है या केंद्र सरकार का काम है, और ये लोकतांत्रिक देश है, जो कोई भी चाहे वो वैसी मांग कर सकता है। लेकिन संकट यह है कि जो राज्य का नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, क्या वो दूसरों को, अल्पसंख्यक लोगों को या जो छोटे छोटे जाति समुदाय हैं, उनको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप हमसे अलग हैं और हम दूसरों का नेतृत्व करते हैं। अब जो मिस्टर वीरेंद्र सिंह है, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लगातार उनका यह जो कार्यकाल है, यह कार्यकाल ऐसा रहा है कि उन्होंने अलगाव पनपाने की अनगिनत कोशिश की। अब देखिए, ये जो घाटी और पहाड़ियों में बसा हुआ जो मणिपुर है, यहाँ पर नगार कुकी जो है वो पहाड़ियों में रहते हैं, और अधिकांश जो बहुसंख्यक समुदाय वो कहाँ पर रहता है, वो इम्फाल में रहता है। अब ये समुदाय के सामने संकट जमीन का है कि भाई हम आदिवासी जो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो कानून है संवैधानिक तौर पर, आप आदिवासी समाज की जो कृषि की भूमि है उसको नहीं खरीद सकते, किसी भी इलाके में नहीं खरीद सकते, और यदि खरीदना है तो आपको जनजाति समुदाय का होना चाहिए। हाँ। अब जो जमीन का झगड़ा है, तो सबसे पहले तो मिस्टर वीरेंद्र सिंह ने अफीम के नाम पर, और हम सब जानते हैं कि वो जो केंद्र लाओस, थाईलैंड से लेकर म्यांमार से लेकर मणिपुर पर अफीम का उत्पादन होता है, तो आप अफीम जो तस्करी करते हैं आप उन पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप अफीम की तस्करी पर प्रचारित ये कर रहे हैं कि जो कुकी लोग हैं, जो वहां के परमानेंट निवासी हैं, वो जो कुकी लोग हैं सभी के सभी टेररिस्ट वहीं पर है। हमारे यहाँ पर दूसरे राज्यों में भी आप देखिए बहुत सारे आतंकवादी जाते, बहुत सारे अलगाववादी पकड़े जाते, लेकिन हमारे जो नेता है उनको धर्म और जाति के नाम पर संबोधित करने से बचते हैं। यहाँ तक कि मीडिया भी ध्यान देता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं वो स्वयं ये कह रहे हैं, इसके बावजूद कि वो ये जानते हैं कि वहां पर विविध, आप यदि इम्फाल के लोगों का पक्ष लेते हैं तो फिर पहाड़ में जो 90% जमीन है पहाड़ में, उसका पक्ष कौन लेगा? कौन लेगा? सही है। वही बात। म्यांमार में चूंकि लोकतंत्र खत्म हो गया, वहां पर सैन्य शासन है, वहां से चीन हथियार भेज रहा है, वहां पर गृह युद्ध पनपा हुआ है, वहां पर लोग भारत आ रहे हैं। अब आप मणिपुर को भी अशांत कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर भी हथियार बंद। आप देखिए मणिपुर के क्या हालात हैं, नगा हो, कुकी हो, मैत्रेयी हो, सारे के सारे जो समुदाय हैं उन सब के हाथों में खतरनाक हथियार हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन हथियारों को पुलिस से लूट लिया गया है, सैनिक स्कूलों पर हमला किया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां की जो पुलिस है वो जात और धर्म के आधार पर बढ़ गई है? तो यह जो समूचा जो सिनेरियो है, जो समूचा घटनाक्रम है मणिपुर का, वो बहुत ही निंदनीय है। और इसलिए भी निंदनीय है कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी तक नहीं समझ रहे हैं कि जो भारत का जो भारत है, भारत की जो विविधता है, भारत की विविधता किसी एक राज्य की सुरक्षा के कारण पूरा जो देश है वो संकट में पड़ सकता है। उनकी सोच एक वन साइडेड है, उनकी सोच एक्चुअल में एक वन साइडेड है। हम कह सकते हैं कि वही एक राजनीतिक कारण भी है जिसकी वजह से सर बात फिर से वही आ जाती है ना कि विश्वास बहाली, विश्वास है ही नहीं, आप अपने लोगों के साथ वो विश्वास जो है पनपने दे ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर सर, क्योंकि आप ये बात यहाँ पर सरकारों की कर रहे हैं, आप मंत्री की बात कर रहे हैं। अब देखिए अमित शाह ने 3 दिन यहाँ पर वो रहे, किसी तरीके का कोई असर जो है वो नहीं देखने को मिला। लगातार हिंसा का दौर जारी है, मर रहे हैं लोग और सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं, घरों को जलाया जाने लगा है। अब 2015 से हेमंत बिस्वा जी जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए, और अब उनको क्या है कि पूर्वोत्तर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, क्योंकि उनको वहां पर हालातों को निपटने वाला एक संकट मोचक के रूप में देखा जाने लगा है। तो लिहाजा हेमंत बिस्वा शर्मा को मणिपुर अब भेजा गया है। क्या इसका कोई असर आगे देखने को मिलेगा? लेकिन क्योंकि ये मणिपुर में हेमंत बिस्वा के महत्व को जब हम देखते हैं कि वहां पर रहकर लोगों से बातचीत करेंगे तो मामला सुलझेगा, तो उनके इस महत्व को आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या होगा, कुछ इसका असर देखने को मिलेगा? क्या कोई पॉजिटिव आउटकम निकलेगा इससे?
देखिए ये चीज जब क्योंकि पूर्वोत्तर के वो बड़े नेता हमेशा, हैं। जी जी, देखिए पूर्वोत्तर को लेकर हमेशा ही केंद्र सरकारों का रुख अलग रहा है और राज्य सरकारों का अलग रुख रहा है। केंद्र जो है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहा है, वो चाहे पहले की सरकार है हो या अभी की सरकार हो, ये सभी संवेदनशील इलाके को समझते हैं और उसके अनुसार अमित शाह के लगातार दौरे होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी जाते हैं और वे कोशिश करते हैं कि पूर्वोत्तर में एकता स्थापित किया जाए। लेकिन यदि आप पूर्वोत्तर के नेताओं की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ये वही शख्स है जिनके जो बयान है वो पूर्वोत्तर की विविधता को प्रभावित करने वाले ज्यादा लगते हैं बनिस्बत इसके कि वो पूर्वोत्तर में एकता स्थापित करें। आप देखिए मैंने एक बात बहुत स्पष्ट कही है कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करें, लेकिन जब आप किसी प्रदेश के मुखिया बन जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी दूसरी हो जाती है। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है उनके जो बयान होते हैं वो बयान एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स के तौर पर नहीं होते, तो मुझे लगता है कि वो मणिपुर से दूर रहे वही अच्छा है। लेकिन दूसरा पहलू यहाँ पर भी है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने वहां के बहुत सारे समूहों से बात की है, वहां के बहुत सारे लोगों से बात की है और केंद्रीय बलों भी वहां पर भेजा गया है। बस केंद्र सरकार एक काम और करे, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो जो मुख्यमंत्री वीरेंद्र के कारण जो अल्पसंख्यक समूह है या जो अल्पसंख्यक जाति समूह है जो उनके विश्वास में कमी आई है, जो पीड़ित को उन्होंने जाति के तरीके से देखा है, इसके कारण राष्ट्रीय शासन लागू होने के बाद एक समावेशी विचार होगा और इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है मणिपुर में समावेशी विचार जिस सरकार पर सभी समुदाय भरोसा करें। हाँ, बिल्कुल ये बात आपने सही भी की क्योंकि इसी मामले पर क्योंकि जब हमें हेमंत बिस्वा को वहां पर भेजा गया है तो वहीं के ही कई बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि वो भले ही पूर्वोत्तर के एक संकट मोचक के रूप में उन्हें देखा जा रहा है, लेकिन पूर्वी कहीं जो पूर्वी राज्यों की आवाज के प्रतिनिधि हैं वो कभी बन नहीं सकते। तो ये कहीं ना कहीं समझ से बाहर है कि अमित शाह के बाद उन्होंने यहाँ पर जो है हेमंत बिस्वा को भेज दिया है, तो ये इससे कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। जी हाँ, राष्ट्रपति शासन की बात यहां पर डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी ने भी की है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए तो उससे समाधान का हल कुछ हद तक जो है वो हो सकता है, क्योंकि यही जो मांग है आज वहां के लोग भी कर रहे हैं। आज उन हालातों की बात कर रहे हैं जो बीते एक महीने से हम देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि राज्य अब जल्द ही एक नस्लीय युद्ध के नजदीक भी जाने वाला है। और जैसा कि वहां पर अब देखा जा रहा है कि माहौल किस कदर है, हर जगह सिर्फ केंद्रीय बलों को वहां पर डिप्लॉय किया गया है, पुलिस जो है वहां पर हर मामले पर बारीकी से नजर रखे हुए है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उन सबके डिप्लॉयमेंट के बाद भी संकट टलेगा, क्योंकि राजनीति भी पूरी तरीके से चरमरा चुकी है यहां पर और सरकार पर भी भरोसा कमजोर जरूर हुआ है और यही बात वहां के लोग भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर बात यहां पर कही जा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी एक राजनीतिक साख का इस्तेमाल करके कुकी और मैतेई से बातचीत करने की यहां पर जरूरत है। आज इसी मसले पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। सर, एक बात है यहाँ पर कि अब तक हम जिस मणिपुर को जलते हुए मणिपुर को हम उसकी परिस्थिति को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहां के लोगों को, वहां के लोगों की सोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बैठे एक कहें उस सिचुएशन को, दो सिचुएशंस को जो है अगर कंपेयर करूं तो क्या उनको कंपेयर करना क्या वाकई सही रहेगा? जैसा अगर जब देखिए हम कश्मीर की बात करते हैं तो वहां पर भी जो कुछ होता है उसका अपना एक इतिहास रहा है। हमेशा वहां पर एक बात कही जाती है कि सरकारों और हालांकि जब बीजेपी भी पीडीपी के साथ उसका अलायंस था तो एक ही बात कही जाती थी कि विश्वास बहाली जो है वहां की जनता के बीच में सरकार कर नहीं पाई है। अभी भी वहां के लोगों का यही मानना है कि ट्रस्ट रिस्टोरेशन, उसको ट्रस्ट को रिस्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं उस सिचुएशन को देखूं और मणिपुर की हालिया सिचुएशन को देखूं तो मुझे कहीं ना कहीं सेम लगती है। यहाँ पर दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं और अभी हम देखें कि वहां की जो पुलिस है वो भी दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आई है। जैसा हमने कहा कि उनके अपने अपने समुदाय के प्रति उनका अपना एक भाव है। तो जब इस तरीके की हिंसा हो जाती है, आगजनी होती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, गोलीबारी होती है, मरने वालों की संख्या बढ़ती है, तो उसके बाद सुरक्षा बलों का वहां पर जो सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है उन लोगों का क्या कहना है मैं आपको बताऊंगी। वो कहते हैं कि प्रत्येक हिंसा की वारदात में सुरक्षा कर्मियों को कई स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ता है।
बड़े अधिकारियों का भी यही कहना है कि वो महिलाओं या बच्चों पर लाठीचार्ज तो कर नहीं सकते। ठीक है, वैसी सिचुएशन है जैसे कश्मीर में भी होती है। ऐसे में जब तक भीड़ को हटाया जाता है तब तक नुकसान हो चुका होता है, जो मणिपुर में इस वक्त हो रहा है। तो इन घटनाओं को देखकर तो ऐसा लगता है कि लोग जो है राज्य में किसी तरीके का हस्तक्षेप एक्चुअल में चाहते ही नहीं है। यह सिचुएशन भी वही है जैसे कश्मीर के लोगों की है। वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि बाहर का कोई आए और यहां पर हस्तक्षेप करे। देखिए जी, पूर्वोत्तर की जो तुलना है पूर्वोत्तर के राज्यों की कश्मीर से करना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि कश्मीर को 1947 से पाकिस्तान ने विवादित बना रखा है और विवादित कर अवैधानिक तौर पर हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। तो यहाँ के जो लोग हैं वहां और जो कश्मीर है वहां के जो 3 या 4 जिले, उन 4 जिलों में सबसे बड़ा तनाव है जो अनंतनाग जैसे इलाके, खासकर दक्षिण कश्मीर के इलाके। सर अगर मैं सिर्फ स्थिति की बात करूं, हाँ नहीं वो आई अंडरस्टैंड दैट कि ये पूर्वोत्तर का मसला है, लेकिन मैं सिर्फ अभी हाल ही की स्थिति की बात कर रही हूँ कि जिस तरीके से घटना घटती है पिछले 1 महीने से हम लगातार देख रहे हैं कि हिंसा, आगजनी और स्टोन पेल्टिंग भी होती है। जी देखिए, लेकिन कश्मीर में जो होता है उससे तुलना इसलिए अब जायज लगती है क्योंकि कश्मीर में जैसे कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया, कश्मीरी पंडितों को घरों से उजाड़ा गया। अब देखिए, आप मणिपुर के हालात देखिए कि मणिपुर की दुकानों पर आप मुस्लिम है तो आप कागज चिपका रहे हैं, कुकी है तो आप बता रहे हैं कि कुकी है, नगा है तो बता रहे हैं आप जिस भी समुदाय के हैं तो वहां पर आप बाकायदा आपको स्लिप चिपकाने की जरूरत लग रही है कि आप उस समुदाय से ताल्लुक रखते हो। यदि आपने स्लिप नहीं चिपकाई तो फिर आपकी दुकान को जला दिया गया। यह ऐसे कुछ हालात हमने कश्मीर के कुछ इलाकों में देखे हैं। तो संकट तो है, संकट तो वैसे ही कहना रहा है। फिर दूसरी बात है कि जातीय आधार पर देखिए, आप कश्मीर में कभी भी जाति और धर्म के आधार पर सेना नहीं बटी है, पुलिस नहीं बटी है। कश्मीर को आप ले लें तो कश्मीर में यह सत्य है कि भारतीय सेना वहां पर सुरक्षा इसीलिए ठीक तरीके से कर पाती है क्योंकि जो कश्मीर के लोग होते हैं वो पुलिस में होते हैं, भाई सेना को हेल्प करते हैं। लेकिन आप मणिपुर में देखिएगा कि जो पुलिस के हथियार लूट कर ले गए, सैनिक स्कूल पर हमला किया गया और पुलिस को भी जाति के आधार पर देख रही है। नगा अलग कह रहे हैं हमारी जाति के, कुकी अलग कह रहे हैं हमारी जाति पे, बहुसंख्यक समुदाय अलग कह रहा है वहां का कि हमारी जाति पर। ये स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। और इस आधार पर देखिए, क्या किसी एक जाति का मणिपुर है? क्या कोई एक जाति यह दावा कर सकती है कि भाई कश्मीर को देखेगी? किसी एक धर्म का मणिपुर नहीं हो सकता, किसी एक संप्रदाय का मणिपुर नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखिए, फिर बात वहीं पर आती है वहां के मुख्यमंत्री की। वहां के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से, जितना मुझे समझ में आता है कि केंद्र को बिना विश्वास के लिए वहां के सामाजिक जो संगठन है उनकी तीव्रता को बिना समझे धीरे धीरे जो पहाड़ी इलाकों में जो टारगेट किया, जमीन पर टारगेट कर रहे हैं आप, अफीम के नाम पे लोगों को आप रोक रहे हैं। उसके बाद फिर आप आरक्षण के नाम पर या जो जनजाति मांग है उसके नाम पर जो रैलियां निकल रही है, आप इन रैलियों को निकलने दे रहे हैं, उससे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और विरोध प्रदर्शन के बाद जब घरों को जलाया जा रहा है तब भी आप समझ नहीं रहे कि आप जो है पूरे मणिपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप एक संपूर्ण राष्ट्र भारत के एक राज्य का नेतृत्व करने वाले शख्स है। आपको समझना चाहिए कि मणिपुर एक बड़ा राज्य है और उसका प्रभाव पूरे पूर्वोत्तर पे पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये वहां के मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा फेलियर है और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक इस मुख्यमंत्री को हटाया क्यों नहीं गया, जबकि उनकी राजनीतिक पार्टी के कई विधायक खुलकर मुखर होकर कह रहे हैं कि उनको हटा दीजिए। मुझे लगता है कि भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए इन मुख्यमंत्री को हटाना बहुत जरूरी है। मैं आखिरी सवाल डॉक्टर ब्रह्मदीप जी आपसे लूंगी, क्योंकि छात्र जो हैं वो इस वक्त काफी निराशा में हैं और पहली बात तो यह है कि पीएम की तरफ से अभी तक इस मामले पर, मणिपुर हिंसा पर किसी तरीके की कोई स्टेटमेंट आई ही नहीं, जिसकी वजह से रोष और ज्यादा बढ़ चुका है। अब वो सिर्फ एक ही मांग करते हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि राष्ट्रपति शासन की जो मांग यहां पर की जा रही है, क्या आपको लगता है यही एक विकल्प है जिससे मामला जो है वो सुधर सकता है, संभल सकता है?
जी देखिए, बिल्कुल वहां पर एक सामुदायिक हिंसा, एक समुदाय दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहा। एक जो वहां के बहुत सारे समुदाय, जनजाति समुदाय को ऐसा लगता है कि जो मिस्टर मुख्यमंत्री वो बहुसंख्यक समाज का नेतृत्व कर रहे हैं और उनका आचरण वैसा ही है। यदि आपके राज्य के लोग ही और जनजातीय लोग यदि आप पर भरोसा नहीं करें तो आपको पद पर रहने का कोई हक नहीं है और आपको तुरंत हट जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने से कम संवैधानिक तौर पर संविधान में हमारे देश के सभी लोग विश्वास करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय को। राष्ट्रपति शासन के बहाल होने के बाद मुझे लगता है कि जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, उनकी जो आवाज है उनको ज्यादा बेहतर तरीके से बाकी लोग सुन पाएंगे। हाँ बिल्कुल, अखंड भारत की बात डॉक्टर ब्रह्मदीप जी हम करते ज़रूर हैं, हमारे ये बड़े बड़े राजनेता भी ज़रूर करते हैं, लेकिन जब इस तरीके के उपद्रव हिंसा की तस्वीरें सामने आती हैं, आगजनी लोगों के घर जलते हुए देख रहे हैं, तो फिर अखंड भारत कहाँ हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, आज प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़े और इस मसले को आपने समझाने की हमें कोशिश की है। तमाम पहलुओं पर आपने उस पर अपनी नज़र दौड़ाई और उसके बाद आपने प्रकाश डाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सैकड़ों मौतें, हजारों बेघर, इंटरनेट बंद और मणिपुर का माहौल लगातार खराब है। एक बात हम लगातार कह रहे हैं कि हमारे राजनेता बड़ी बड़ी बात तो करते हैं, लेकिन जब इस तरीके की कोई बड़ी कहें देश की ही इसे त्रासदी कह सकते हैं, जब इस तरीके का उपद्रव हिंसा हमें देखने को मिलती है तो राजनीति पूरी तरीके से चरमरा क्यों जाती है? ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल भी है। यही बात है, यही वजह भी है कि सरकार पर भरोसा जो है वो कमजोर होने लगता है। इस मामले पर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट आया नहीं है और वहां के जो लोग हैं, मणिपुर के लोग हैं, वो यही उम्मीद जता रहे हैं कि उनकी ओर से कुछ कहा जाएगा, उनकी ओर से कुछ एक्शन लिया जाएगा, वो उनकी बात सुनेंगे तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। तो यही कहेंगे कि कुकी और मैतेई समुदाय जिसकी बात लगातार बार बार होती है जब भी मणिपुर में कुछ होता है, तो पीएम नरेंद्र मोदी को भी अपनी राजनीतिक साख का इस्तेमाल करके उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए। अखंड भारत की जो बातें हैं वो तभी करना सही रहेगा। आज के स्ट्रेट टॉक में फिलहाल इतना ही। जॉसिंदी के बाकी प्रोग्राम के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस और प्रोग्राम में अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा, क्योंकि नीचे दी गई ईमेल आईडीज हैं, उस पर आप अपनी टिप्पणी कर सकते हैं प्रोग्राम के सब्जेक्ट को लेकर info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर। आपकी ईमेल्स का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।